स्टूडेंट्स, क्या इस पेपर में एक क्वेश्चन गलत आया है? अगर आया है तो हम उसको देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियोस पूरा देखनी पड़ेगी। और ये बेसिकली मैं यहाँ पे 12th केमिस्ट्री का सोल्यूशन लेके आ गया हूँ, जो आपका बोर्ड का पेपर है। तो बेसिकली एक क्वेश्चन मुझे इसमें लग रहा है कि रॉन्ग है। आई थिंक वो रॉन्ग ही है, 1 मार्क्स का। ठीक है, तो वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन की तरफ से, जो आपका 10 मार्क्स का एमसीक्यू आता है यहाँ पे। तो देखते हैं। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं A to Z प्रैक्टिकल। फ्रेंड्स, आज बेसिकली जो मैं आपके लिए प्रैक्टिकल्स नहीं, ये 12th केमिस्ट्री बोर्ड का मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चंस तो आप लोगों ने आंसर्स लिख दिए, लेकिन क्या ये आंसर सही हैं जो आपने अपने क्वेश्चन आंसर पेपर्स में लिखे? तो आज मैं इसका सारा सोल्यूशन आपको देने वाला हूं, बिल्कुल A to Z और कट टू कट। ठीक है, सो चलो मैं इसके एक एक क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कराता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा आपके 10 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, तो आपने कितने एमसीक्यू राइट किए? चलो मैं यहाँ पे फटाफट आपको दिखाता हूं। सो ये दैट इज योर सेक्शन नंबर 1 पार्ट ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, सेलेक्ट द राइट करेक्ट आंसर एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके लिए 1 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते देखते हैं। पहले क्या पूछा आपको, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसका आंसर बेसिकली मैं आपको बता दूं, तो अगर आपने इसका आंसर तो करके आ रहेगा फर्स्ट सी वाला। ठीक है, इसका आंसर बेसिकली सी है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं सी कैसे आएगा इसका आंसर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, म्यू इज इक्वल्स टू रूट एन प्लस 2 bm, यही होता है। ठीक है, आपको पता है क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, क्रोमियम +3 का फाइंड आउट करना है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपको पता है, स्कैंडियम, ट्रिटियम, वेंडियम, क्रोमियम 4। सो दैट इज 3d4 4s2। लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है, 3d5 4s1, क्योंकि ये 4 5 के नजदीक होता है, इसलिए हाफ फील्ड हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्रोमियम +3 दिया है। क्रोमियम +3 दिया मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हमें माइनस करने। तो 3 यहां से करूंगा, 2 यहां से करूंगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 3d3 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, 3d3। अब 3d3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 ऑर्बिटल्स, तो डी ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने होंगे, 1 2 3 4 5, और हमें 3 इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो मैं यहाँ पे 1 2 3। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि एन की वैल्यू, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ये तीनों की तीनों हमारे क्या, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करके, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3.873। कितना? सो आपको यहाँ पे पहले का आंसर पता चल चुका है, दैट इज योर बी, अरे सी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द लिंकेज प्रेजेंट इन द लैक्टोज इज, इसका आंसर आपका सी है। ठीक है, β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट थर्ड इज व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसमें इसका प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, तो आपको पता होगा, आपको इसमें पता होगा कि जो ये निकल यूज करते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन में हाइड्रोजन देता है, और हाइड्रोजन क्या करता है, जहां भी ऑक्सीजन रहता है उसको ब्रेक कर, मतलब ऑक्सीजन के पास में जाके अटैच हो जाता है, मतलब ये बेसिकली अल्कोहल बनाता है। तो अब ये कौन से पोजीशन पे अल्कोहल है, तो दूसरे पोजीशन पे। तो यहाँ पे 1 2 यहीं पे अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, तो आपका ये बी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पूछा है द पीएच ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन इज। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता होगा। क्या है फॉर्मूला पीएच का, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 H+ आयन। तो कितना H+ आयन यहाँ पे रिलीज, मतलब HCl का सॉल्यूशन हो तो H+ और Cl- में ब्रेक होता है, तो कितना होता है, आपको क्या करना है, यही वैल्यू को यहाँ पे रखनी होती है, और इसके आंसर आपको कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली आंसर आपका क्या रहेगा, बी रहेगा। उसके बाद द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स हैविंग IUPAC नेम लाइक सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, सोडियम हेक्सा नाइट्रेट का कोबाल्टेट, और यहाँ पे 3 है, तो इसका जो आपका फॉर्मूला बन के यहाँ पे आएगा वो सी वाला आएगा, लाइक ये वाला, Na3CO NO2 6 टाइम, और ये आंसर इसका क्या है, यहाँ पे राइट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन FCC सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल इज, इसका आंसर आपका आएगा 4 पार्टिकल्स उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपका फिफ्थ सिक्स सेवेंथ वाला, द मोनोमर्स यूज इन प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के लिए आपको पता होगा कि टेट्राफ्लोरोइथीन यूज होता है। टेफ्लॉन में क्या यूज होता है, टेट्राफ्लोरो
इथीन। और उसके बाद पूछा गया अमंग द फॉलोइंग विनाइल हैलाइड इज, तो इसका आंसर बी है। बी मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH और डैश, मतलब विनाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर भी आपको क्या होगा पता होगा। उसके बाद तो आपका जो नवा क्वेश्चन है वो बेसिकली है द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोपाइन इन द प्रेजेंस ऑफ 1% H2SO4 एंड 40% सॉरी 1% HDSO4 एंड 40% H2SO4। तो प्रोपाइन का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे और ऐसे कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये आपके पास क्या है, प्रोपाइन है, सॉरी ये क्या हो जाएगा प्रोपाइन। अगर प्रोपाइन का आप हाइड्रोलिसिस करते हो, ये सब लगाते हो, हाइड्रोलिसिस मतलब H+ और OH-, तो नेगेटिव पार्ट गोस टू डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे आएगा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कैरी। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हो जाएगा OH, कि ये यहाँ चले जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा। क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म मतलब होता है कीटो टू इनॉल फॉर्म या फिर इनॉल टू कीटो फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और CH2 के जगह पे क्या हो जाएगा CH3। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली किसका है, प्रोपेनॉन, प्रोपेन ONE1 कीटोन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपका आ जाएगा डी। आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका, डी। ये आंसर आपका सही है, प्रोपेनॉन। और लास्ट में द यूनिट रेट ये दिया है मोल DM क्यूब इनवर्स। ठीक है, और सेकंड इनवर्स, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये रहे 10 के 10 MCQ और टोटल इसके जो आंसर है कट टू कट और राइट है। ठीक है, लेकिन एक और कंसेप्ट है, एक और चीज यहाँ पे कि क्या इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस गलत आए, अगर आए हैं तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। प्लीज इस वीडियो में क्या रहिए, बने रहिए मेरे साथ। सो दोस्तों, आपके क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला बेसिकली क्या है कि आपको पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ द मटेरियल, नैनो मटेरियल यूज्ड टू रिमूव इकोलाई बैक्टीरिया सेल फ्रॉम वाटर। तो वाटर से इकोलाई बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए चैप्टर नंबर 13 में आपको बताया गया रहेगा एप्लीकेशन में सिल्वर नैनो पार्टिकल्स लाइक AgNPS। ठीक है, यही आपको लिखना है, इतना ही लिखना है आपको, इसके लिए 1 मार्क्स मिलते हैं। तो आपको बस यही लिखना है AgNPS। ठीक है, दूसरा है राइट द नेम ऑफ द रिडक्शन प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथाइल साइनाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एंड अल्कोहल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजनल क्वेश्चन दिया था, सोडियम और अल्कोहल करके, ये आपका अमाइन चैप्टर का क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे सोडियम और अल्कोहल ऐसा कुछ नहीं, ये आपका है इथाइल साइनाइड। ठीक है, और इसी में आपको सोडियम और इथाइल, ये इथेनॉल इसमें ऐड करना था। ये बेसिकली आपका थर्ड अमाइंस वाले चैप्टर का क्वेश्चन था। ये बेसिकली क्या करता है पता है, रिएक्शन में हाइड्रोजन देता है और हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जो कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है इसको ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH2 और NH2 में। एक मिनट, द प्रोडक्ट व्हेन इथाइल साइनाइड इज ट्रीटेड, तो इथाइल साइनाइड ट्रीट होगा। तो यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा ये बस चेंज कर लीजिए यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे जो बन के रेडी होगा, क्या बन के रेडी होगा, CH2 NH2। ठीक है, 3 कार्बन हो जाएंगे क्योंकि ये CH2 और NH2 बनाएगा। उसके बाद आपको दिया अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द रिएक्शन। मतलब ये एक आपको रिएक्शन दे और बोला AgCN के साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा। आपको पता होगा AgCN के साथ में अगर हैलाइड का रिएक्शन कराते हो तो आइसोसाइनाइड बनता है, NC बनता है। ठीक है, ये देख लो। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोला है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। कैसे फाइंड आउट करते हैं, Z - X+Y। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ दिस कोबाल्ट। X क्या होता है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आता है। और Y क्या है, लिगेंड्स को मल्टीप्लाई करना, जैसे 6 तो क्या कर दोगे 12, तो यहाँ पे 36 आ रहा है। अब 36 क्या होता है, 36 आपके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है, जैसे कि 2 10, ठीक है, 18 36, ये सब सारे के सारे आपके नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे EN क्या होगा, लागू होगा, अप्लाई होगा। उसके बाद करूंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या पूछा, व्हाइट टिटेनियम +4 सोर्स कलरलेस कंपाउंड। तो एक इसका जनरल सा हिंट है कि अगर आपको D0 या D10 मिलता है तो कंप्लीटली फील्ड या फिर इलेक्ट्रॉन रहे ही ना, तो आपको क्या मिलता है, कलरलेस। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। देखो टिटेनियम +4, टिटेनियम का 3D2 +4 बोला तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, 2 यहाँ से निकल जाएगा, 2 यहाँ से, 0 आ गया। तो D0 और D10 क्या शो करते हैं, कलरलेस कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा है कि ये SI यूनिट पूछा मोलार कंडक्टिविटी की। तो मोलार कंडक्टिविटी की SI यूनिट आपको पता होगा, SN का स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि जब राइट द साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ गैस।
तो जब ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ गैस होगा तो आपका जो साइन कन्वेंशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और लास्ट वन इज द राइट द कंडीशन ऑफ ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग द प्रेशर। जब हम ऑस्मोसिस को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे बाय अप्लाइंग द प्रेशर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर बी है। सेक्शन नंबर बी में आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करता हूं। तो पहला आपको दिया गया रहेगा मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब ये कट टू कट ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक का एक सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। और इसका मैं डायरेक्टली बस यहाँ पे पेज नंबर लिख देता हूं कि वो कौन से पेज नंबर पे, आप उसको जाके देख लीजिएगा। आपका पेज नंबर 69, इसका जो आंसर है कहां है, पेज नंबर 69। आप पेज नंबर 69 पे जाके इसके डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं। वही है आपका रिवर्सिबल एक्सपांशन, मैक्सिमम वर्क का जो एक्सपांशन था, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, वही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स एंड आपके क्लोरीन के रिएक्शन कराने स्लिट लाइन के ऊपर। तो इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपको पता है जो हैलोजन होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिवली होते हैं, यही लिखना होता है उसमें। और बहुत सारे अगर हैलोजन आपस में कंबाइन हो जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटर हैलोजेंस कंपाउंड। उसका डेफिनेशन क्या है, द हैलोजन हैव अ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ड्यू टू डिफरेंट नेम इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टू और मोर हैलोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ स्पीसीज विच में बी आयनिक और न्यूट्रल। जब दो या दो से अधिक ऐसे हैलोजेंस आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो या तो न्यूट्रल बनाएंगे या तो आयनिक बनाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजेंस कंपाउंड। और आपको एक और रिएक्शन पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए कि Cl2 का अगर आप स्लेक्ड लाइन लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या बनेगा। तो आप देख सकते हो ब्लीचिंग पाउडर बनता है CaCO प्लस Cal2, ठीक है, प्लस H2, ये बनता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या पूछा, व्हाट इज द नैनो मटेरियल एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन अ सोल जेल प्रोसेस ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया रहेगा, सोल जेल का पूरा प्रोसेस लिख के आ गया रहेंगे, नहीं, उसके नीचे ना 2 रिएक्शन दिया हुआ था, बस वही आपको करना था, ठीक है। पहले नैनो मटेरियल देख लेते। तो नैनो मटेरियल क्या होता है कि नैनो मटेरियल क्या होता है कि इट इज हैविंग अ लीस्ट वन डायमेंशन, लाइक जो नैनो स्केल होता है हमारा 1 to 100, इतना वर्ड आपका आना चाहिए था डेफिनेशन में। कोई भी अगर 1 to 100 नैनोमीटर की चीजों की अगर हम स्टडी करेंगे सो दैट इज कॉल्ड एज फॉर नैनो मटेरियल। अगर इतना वर्ड आ रहा है तो बहुत सही है, लाइक हमारे जो बैक्टीरिया से भी छोटे ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब सोल जेल वाले में प्रॉब्लम, ये तो आपको डेफिनेशन पता ही होगा। सोल जेल वाले में प्रॉब्लम आपको क्या हुआ रहेगा, देखो ये जो रिएक्शन दिख रहा है ना आपको H2O के साथ में, ये बनेगा, और मेटल हाइड्रोक्साइड और अल्काइल हाइड्रोक्साइड के साथ में ये बनेगा। यही 2 रिएक्शन आपको लिखना था, एक हाइड्रोलिसिस वाला और दूसरा आपको लिखना था कंडेंसेशन। इसको आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं आगे के अभी क्वेश्चंस लेता हूं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विद देयर एग्जांपल। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स आया था आपको, क्या आया था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो देखो बहुत सारे बच्चे अब इसमें क्या कंफ्यूज हुए रहेंगे कि सर क्लासिफिकेशन पूछा है तो हम टाइप में कैसे लिखें। तो बेटा जो क्लासिफिकेशन था उसी का टाइप था, मतलब क्लासिफिकेशन ही आपका टाइप था। अगर आप थोरोली इसको रीड करोगे तो आपको पता चलेगा टाइप ऑफ प्रोटीन में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन दिया है। तो जो आपको ग्लैबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन था वही दोनों आपको लिख के आना था, ठीक है। तो आपने अगर मिस कर दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन वो टाइप ऑफ प्रोटीन ही था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो वो आप देख लेना अपने टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते। Calculate the time required to deposit 2.4 gram of the copper when 2.03 ampere current pass through CuSO4 solution। तो आप इसका सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पहले आपको स्टोइकोमेट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। कॉपर कितना आयंस एक्सेप्ट कर सकता है, +2, मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा कॉपर। इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो, 1 मोल कॉपर लिया था, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको लग रहे हैं, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। W का फॉर्मूला लगाओ, I × 2 डिवाइडेड बाय 96500, मोल रेशियो इंटू मोलर मास। आई थिंक आप सब लोगों ने ये किया रहेगा। मोल रेशियो क्या है, 1/2, मोलर मास आपको दिया है इसमें 63.5 ग्राम, ठीक है। ये वैल्यू अच्छे से पुट करो, आपको W की वैल्यू दी हुई है। W की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, देखो वेट डिपोजिट 2.4 ग्राम, ओके। सो यहाँ पे कर लेना 2.4 ग्राम, कितना करोगे 2.4 ग्राम। आई आपको करंट दिया 2.03, टाइम आपको कैलकुलेट करना 96500, मोल का ये वैल्यू ये, ठीक है। आप इसको पूरा अच्छे से कैलकुलेट करिए, आपको टाइम इन मिनट्स मिलेगा, इसको सेकंड में भी आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कर लेना कैलकुलेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या पूछा है कि why amines are basic in nature, why amines are basic in nature। So you generally know कि what will happen in amines containing a nitrogen atom, and nitrogen will having a lone pairs of electrons, so it will try to donate this lone pairs of electron, that's why amines are basic in nature, ठीक है। So वही यहाँ पे कि जो हमारा
लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर होता है, नाइट्रोजन के पास, तो वो डोनेट करता है, ठीक है, इसलिए वो हमारा क्या हो जाता है अमाइन से। क्वेश्चंस मैंने लिया यहाँ पे, लाइक नाइट्रोजन के पास देख रहे हो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो डेफिशिएंट मॉलिक्यूल से BF3 इसको क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। देखो नाइट्रोजन ने क्या किया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इनके बीच में क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें अंदर पूछा गया था कि डाइमिथाइल अमाइन की जो पीकेबी वैल्यू दी थी 3.27 एंड डाइइथाइल अमाइन की जो पीकेबी वैल्यू दी गई थी कितना 3, और पूछा था विच वन इज अ मोर बेसिक, विच वन इज अ मोर बेसिक। देखो जितनी पीकेबी की वैल्यू रहेगी वो उतना कम एसिडिक कम बेसिक रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि डाइइथाइल अमाइंस आर मोर बेसिक इन नेचर एज कंपेयर टू डाइमिथाइल अमाइन, ठीक है। मतलब डाइमिथाइल अमाइन हमारा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा, ठीक है। जितना लेस पीकेए वैल्यू रहेगा वो उतना क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा। तो पीकेए वैल्यू के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, चीजें निकाल सकते हो। जैसे पहले वाले की पीकेए वैल्यू देखोगे तो लगभग 3.27 है, और दूसरे वाले की पीकेबी वैल्यू देखोगे तो 3 है। तो 3 है मतलब लेस पीकेबी वैल्यू है, लेस पीकेबी वैल्यू क्या रहेगा, मोर बेसिक रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द बफर एक्शन ऑफ द सोडियम एसिटेट एसिटिक एसिड एंड बफर, सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड एंड बफर। तो इसका भी क्या है, कट टू कट दिया हुआ है आपका पेज नंबर, मैं बता देता हूं, आप जाके जरूर इसको चेक कर लीजिएगा। पेज नंबर आप में दिया हुआ है, कट टू कट आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 60 पे। पेज नंबर 60 पे आपको कॉमन आयन इफेक्ट्स दिया है। कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर जब जाओगे तो वहां पे देखोगे कंसीडर सॉल्यूशन वीक एसिड, एसिटिक एसिड एंड द आयोनिक सॉल्ट सोडियम एसिटेट, ठीक है। वो कर लेना, वो एज इट इज पूरा आपको लिखना था, उसके लिए पूरे मार्क्स थे यहाँ पे, ठीक है। 3 मार्क्स का था ये, 8 2 8 16 2 मार्क्स, मतलब थोड़ा सा इसमें लिखना है। नेक्स्ट, राइट द प्रिपरेशन, कौन से प्रिपरेशन दिए हुए आपको देखते, तो आपको प्रिपेयर करना है राइट द प्रिपरेशन ऑफ डाइइथाइल ईथर इथाइल साइनाइड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, मतलब इथाइल ब्रोमाइड से आपको रिएक्शन कराना है। तो देखो ये मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया, CS2 CS3 CS2Br, और ये भी 2 मार्क्स का, 1 मार्क। तो पहले में आपको क्या बनाना है, पहले में आपको डाइइथाइल ईथर बनाना है, और दूसरे में क्या बनाना है, इथाइल साइनाइड। तो डाइइथाइल ईथर बनाने के लिए आप क्या करोगे, सोडियम इथॉक्सी, ठीक है, ये वाला आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, NaBr बाहर निकल जाएगा, और ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। वही दूसरी जगह आपको क्या बनाना है, साइनाइड बनाना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, अल्कोहलिक KCl। अगर आपने AgCN लिया तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड, तो CN यहाँ पे चले जाएगा और KBr यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे इजिली। अगेन अगला फिर से न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है, हेनरीज कांस्टेंट के ऊपर पूछा गया। तो आपको हेनरीज कांस्टेंट पता होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या है, S इक्वल टू KH into P, ठीक है। तो आपको KH की वैल्यू दी हुई है 0.159, और प्रेशर की भी वैल्यू दी हुई है, सॉलिबिलिटी पूछा है तो निकाल दो ना, दोनों का मल्टीप्लाई करो, और जो लास्ट में आएगा वही आपका क्या रहेगा, सॉलिबिलिटी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोनोमर्स पूछा था। अब बहुत सारे बच्चे अगर प्रोडक्ट बना के चले आए तो रॉन्ग होगा, उनको बस मोनोमर्स ही बनाना है, ठीक है। तो मोनोमर्स में आपको क्या पहले दिया है, नायलॉन 6। तो ये देखो नायलॉन 6 का ई कैप्रोलैक्टम यूज करते हैं। ई कैप्रोलैक्टम में क्या होता है, 5 कार्बन होते हैं, CH2 के एक C डबल बॉन्ड होता है, और एक क्या होता है, NH होता है। ई कैप्रोलैक्टम यूज करते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 12, उसी में तुम्हें नेचुरल रबर का भी तुमको क्या दिया है, मोनोमर्स पूछा है। तो आप क्या यूज करोगे, आइसोप्रीन। क्या यूज करोगे, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन से आप क्या बनाते हो, नेचुरल रबर। क्वेश्चन नंबर 13, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या लिखना है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में, इफ वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट व्हाट विल हैपन, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, लेकिन एटॉमिक और आयनिक साइज गोज ऑन डिक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड फॉर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एंड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में फिर आपको एक 2 मार्क्स के लिए और क्या करना था, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ K2Cr2O7 विद एसिडी5H2S, ठीक है। तो देखो ये K2Cr2O7 H2SO4 और H2S के साथ में इसका रिएक्शन करना था, तो कुछ इस तरीके के आपको प्रोडक्ट मिलते। थोड़ा सा अजीब रिएक्शन है लेकिन इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन, कभी आता नहीं था लेकिन इस बार आ गया है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी, सब्सटेंस एंड यूनिट सेल अलेज इस सब। तो ये बेसिकली आपको पेज नंबर 8 पे मिल जाएगा, रिलेशन बिटवीन द मोलर मास, डेंसिटी, सब्सटेंस, यूनिट सेल एंड फॉलोइंग स्टेप। मतलब ये हर बार आता नहीं था, इस बार आ गया। बेसिकली फॉर्मूले के ऊपर कुछ नहीं आया, फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स आता था, अभी फॉर्मूला डिजाइन करने के लिए आ गया आपको, तो वो देख लेना, आप पेज नंबर 8 पे दिया था। बेसिकली उसके ऊपर इसको न्यूमेरिकल्स देना चाहिए था, लेकिन आज ये आप लोगों को इसने दे दिया है, ठीक है। चलो सेक्शन नंबर सी पे आते हैं। सेक्शन नंबर सी पे आते हैं। सेक्शन नंबर सी में आपको 8 करने रहते हैं और एक 3-3 मार्क्स के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में जाकर डेफिनेशन लिखा है या नहीं, और दूसरा इसी के साथ इनबिल्ट था, हाउ विल यू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में ना बस आपको यही लिखना था, पाई इज इक्वल टू N2RTV, और बाद में इसी को 2-3 लाइन में मैनिपुलेट करना था, और बहुत ही इजी मार्क्स निकालना था इसमें, कि आपको बहुत ही इजीली मार्क्स मिल जाता। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 एज यूजुअल दिया है, रेजन-मुंड रिएक्शन, जाके देख लो, ऑर्गेनिक का पार्ट है। गैटरमैन-कोच रिएक्शन एकदम अच्छे से टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, गैटरमैन-कोच रिएक्शन डाल के नीचे वो, और कैनिजा-रो रिएक्शन वो भी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, एज इट इज जाके देख लो। तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम एंड चैप्टर फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स। उसमें आपको क्या दिया था कि CH4 का अगर कंबंशन करोगे तो क्या होगा, तो CO2 और H2O में ये लिबरेट हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। और आपको क्या पूछा था, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द कंबंशन ऑफ मीथेन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी पूछा हुआ था। तो आपको क्या करना था, बस यही फॉर्मूला लगाना था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या है, CO2 H2O माइनस आप रिएक्टेंट का क्या है CH4 और O2, ये माइनस में जाएगा, ये CH4 और O2, और सबकी वैल्यू आपको दी हुई थी, CO2 की दी हुई थी, H2O को दी हुई थी, CH4 की दी हुई थी, खाली O2 का नहीं देते, क्योंकि जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, कांस्टेंट, तो उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो उनकी वैल्यू आपको 0 लिखनी। ये सब आप अच्छे से कैलकुलेट करिए, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा घुमा के दिया था, क्या दिया था कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग इथाइल ब्रोमाइड ऑन सिल्वर नाइट्रेट, Mg इन ड्राई ईथर और अल्कोहल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो पहला दिया है AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट, तो NO2 यहाँ पे आ जाएगा और AgBr बाहर निकल जाएगा। दूसरा Mg के साथ में जाता है, Mg को बीच में लगा दो, ठीक है, ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और लास्ट आपको दिया था अल्कोहलिक NaOH दिया था, सबसे कंफ्यूजन यही वाला था, अल्कोहलिक NaOH, एक्वियस NaOH नहीं दिया था। अल्कोहलिक और एक्वियस में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो अल्कोहलिक NaOH रहेगा वो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। लाइक ये Na Br को लेके चले जाएगा और ये OH इसमें से किसी H को लेके चले जाता है, तो दोनों को लॉस होता है, और दोनों को लॉस होता है तो क्या लगता है, डबल बॉन्ड लगता है। ठीक है, देख लेना, आई थिंक ये बहुत लोग गलत कर दिए रहोगे। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, फॉर द रिएक्शन A+B, और आपको इसमें ना कैलकुलेट द रेट लॉ फाइंड आउट करना था। तो क्या दिया था, इफ B इज डबल एट कांस्टेंट A द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल। देखो क्या बोला, अगर B को आप डबल करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, डबल। तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसको एज इट इज लिखना है। उसके बाद ये ब्रैकेट के ऊपर y है तो ये y दोनों के ऊपर हो जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में इतना आपको पता होगा। ठीक है, इसको मैं बाहर निकालूंगा तो इसके ऊपर भी y हो जाएगा और इसके ऊपर भी y हो जाएगा। उसके बाद एक और इसमें से इनबिल्ट क्वेश्चन था, इफ A is triple and B is double, the rate of reaction is increased by 6 factor। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा 6 फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, A is triple and B is double। तो वही अगर आप इसको ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तो 3 के ऊपर x हो जाएगा और 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, y। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, डिवाइड करना है। कैसे, पहले 2 को 1 से डिवाइड कर दो, बाद में 3 को भी 1 से डिवाइड कर दो। देखो 2 को 1 से डिवाइड करा तो मुझे x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये एक बार देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इस पेपर में मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत आया है। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, चलो अब 3 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 1 तो ये इससे कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू आपको कितनी आ गई है, उधर से 1 आई है तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दो। ठीक है, ये कैंसिल कर सकते हो, ये ऐसा y, तो इसके लिए भी 1 आ रहा है, इसके लिए भी 1 आ रहा है, तो आपका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या बोला, ओवरऑल रिएक्शन का सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या दिया है, एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करो, आयनिक कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करो, थर्मल स्टेबिलिटी के हिसाब से अरेंज करो। इसमें आपके कॉलेजेस में एक ट्रिक बताया रहेगा कि जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा उतना वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले में देखो HClO4 है, ज्यादा ऑक्सीजन है तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1 है, तो इसका ये क्या एसिडिटी ऑर्डर है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, आयनिक कैरेक्टर बोला है, तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, फिर कम, फिर कम। और लास्ट क्वेश्चन दिया थर्मल स्टेबिलिटी, तो HF इज मोर थर्मल स्टेबल देन ये। ठीक है, देख लेना, इसको लगा लेना इस हिसाब से इसको। क्वेश्चन नंबर 21, वोल्फ-किश्नर रिएक्शन एज यूजुअल आपके टेक्स्ट बुक जैसा है, वोल्फ-किश्नर रिएक्शन। ठीक है, 21, तो वो आप पेज नंबर देख लेना, वोल्फ-किश्नर रिएक्शन का, ये इस बार आया था। ठीक है, और इसमें आपको इनबिल्ट मतलब साथ में क्या दिया हुआ है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेनॉन by using ethane oil chloride and dimethyl cadmium। मतलब
ये आपका इथेनॉल क्लोराइड और ये है डाइमिथाइल कैडमियम, ये दोनों को आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो पता होगा आपको, ये दोनों को जब आपस में रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एसीटोन मिलेगा। कैसे एसीटोन मिलेगा, आपको पता होगा कि ये CdCl2 बाहर निकल जाएगा, CdCl2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और मीथेन का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थियरी। तो आपको पता होगा 5 से 6 पोस्टुलेट है, प्राइमरी वैलेंस होता है, सेकेंडरी वैलेंस होता है, सेकेंडरी वैलेंस फिक्स होता है, प्राइमरी वैलेंस फिक्स नहीं होता है, प्राइमरी वैलेंस आयनाइजेबल होता है, सेकेंडरी वैलेंस आयनाइजेबल नहीं होता है, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। और उसी में आपको दिया है कि नेम द हेक्साडेंटेड लिगेंड, और आपको पता होगा वन ऑफ द बेस्ट हेक्साडेंटेड लिगेंड जो हम लोग 12वीं में पढ़ते हैं वो क्या हमारा EDTA है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, ठीक है, ये देखो EDTA, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, सेम आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जाके उसको देख लेना, उसको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 24, आपको ब्रैकेट वाले क्वेश्चन दिया ऑर्गेनिक के, ABC क्या आएगा, तो जब आप इसको रेड फास्फोरस के साथ में, देखो मैंने इसको नहीं लिखा है, जब आप इसको रेड फास्फोरस के साथ में रिएक्शन कराओगे अल्कोहल को, तो क्या होगा, अल्कोहल रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ब्रोमीन मिल जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन मिल जाएगा। उसके बाद जब केसीएन के साथ में रिएक्शन करोगे तो साइनाइड Br को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइनाइड आ जाएगा। और वही अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में साइनाइड का रिएक्शन कराते हो तो साइनाइड ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये आपका साइनाइड बन जाएगा CS2, और ये आपका क्या बन जाएगा, NH2, ये क्या बन जाएगा आपका NH2। देखो ये इसको ब्रेक कर देता है, CN को क्या कर देता है, ब्रेक कर, इसको भी CS2, क्योंकि ये आपका पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये हाइड्रोजन, बहुत सारा हाइड्रोजन देता है रिएक्शन में, ठीक है। चलो नंबर 25, डिफाइन द एसिड बेस अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड, ठीक है, सॉरी लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड ल्यूबिस थ्योरी, ठीक है, एंड डिराइव द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। और ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था, आप इसको जाइए चेक कीजिए, आज इट इज पेज नंबर 48 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, एसिड और बेस। और दूसरा पीएच एंड पीओएच का भी आपका पेज नंबर 52 पे मिल जाएगा। ये तो बहुत बार आपके कॉलेजेस में या फिर आपके क्लासेस में भी सॉल्व कराया गया रहेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है पीएच एंड पीओएच का क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको प्रिपेयर करना है K2Cr2O7 बाय क्रोमेट ओर से प्रिपेयर करना है। तो ये भी एज इट इज आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 176 पे, आप इसको जाइए और चेकआउट कर लीजिए अच्छे से। हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन डी के तरफ, एंड लास्ट सेक्शन क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 3 करना है, और इस एक करने के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स। कन्वर्ट, पहला कन्वर्जन क्या है कि आपको एसिटाल्डिहाइड से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है। ये देखो ये आपका एसिटाल्डिहाइड है और इससे आपको क्या बनाना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये रिएक्शन यहां से चालू हुआ है, यहां से चालू हुआ है, और यहां पे आके क्या हो गया है, खत्म हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये नेगेटिव चार्ज होता है तो कहां अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे, ये यहाँ पे कुछ ऐसा बनाएगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है, एज यूजुअल तुम्हें पता होंगी चीजें। तो जो नेगेटिव बनेगा वहां पे क्या बनेगा, MgBr, और बाद में ये MgBr निकलेगा कैसे, जैसे आप हाइड्रोनियम आयन के साथ में रिएक्शन करोगे तो यहाँ से जो H निकलेगा वो O के साथ में जाएगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा, OH। तो मैच कर लेना अगर आपने ऐसे प्रोडक्ट बनाए होंगे एग्जाम में तो राइट, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर तो क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ठीक है। सो ये होता है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है क्यूमीन टू फिनॉल। अगर आपने किया होगा तो ठीक है, क्यूमीन टू फिनॉल देख लो, ये भी आपका फिनॉल चैप्टर का है। तो ये आपका क्यूमीन का स्ट्रक्चर है, को नैप्थलेट, ठीक है, और 423 केल्विन टेम्परेचर, O2 से रिएक्शन करोगे, ये O2 क्या करता है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चले जाता है, तो यहाँ पे ये आ जाता है। उसके बाद जैसे डायल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये पूरा रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है, और ये OH यहाँ पे आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो ये देखो ये क्या बन गया आपका, फिनॉल बन गया, और ये एसीटोन क्या होता है, बाहर। और लास्ट वन है एनिसोल टू फिनॉल। ये देखो ये एनिसोल का स्ट्रक्चर है, HI के साथ में रिएक्शन किया तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारा फिनॉल बन गया। इसको भी देख लीजिए, राइट टू यूजेस ऑफ नियॉन्स। नंबर 28, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये भी पेज नंबर सेम है, मास के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। पेज नंबर 64 पे जाके देख लेना इसको। और ये आइसोबेरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, इसको भी आप पेज नंबर 65 पे देख लेना जाके, ये दोनों भी बहुत ईजी है। एंजाइम के बारे में पूछा गया था, बस इसको थोड़ा सा डिफाइन करना था आपको, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 314, बहुत ही शॉर्ट में उसको लिखना था। और लास्ट में आपको पूछा था, इसी में बहुत सारे छुट्टे बटोरने वाले क्वेश्चन दे दिए थे आपको, ट्रांस यूरानिक्स एलिमेंट। तो ग्रेटर द एटॉमिक नंबर ऑफ ट्रांस यूरानिक एलिमेंट इज ग्रेटर देन 92। अगर 92 के ऊपर जितने भी एटॉमिक नंबर है वो हमारे क्या है, ट्रांस यूरानिक्स एलिमेंट्स। उसके बाद चैप्टर 1 से
न्यूमेरिकल्स आए थे और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स था, बस एक फॉर्मूले पे करना था उसको, ठीक है। आई थिंक वो सारे बच्चों ने किया रहेगा वो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए दिया था। बाकी के क्या दिए थे, तो नैनो साइंस के ऊपर दिया था। तो नैनो साइंस का एज यूजुअल डेफिनेशन 334 पे मिल जाएगा, और पॉलीएक्रोनाइट्राइल वो वाला रिएक्शन लिखना था, वो भी आपको 330 में मिल जाएगा, देख लीजिएगा उसको जाके। उसके बाद आपको पूछा था क्वेश्चन नंबर 30, डिराइव द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बीच में दिया हुआ है, बस वही आपको करना था। पता है वो कहां पे था, वो आपका था पेज नंबर 127। अगर बच्चे कंफ्यूज होकर कोई दूसरा करके आ गए होंगे तो गलत हो जाएगा, 127 वाला ही करना था। और लास्ट में आपको क्या पूछा था, उसे ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछा था। तो ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये पेरोऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूँ, पॉज करके भी आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट 31, मेंशन द अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ज्योमेट्री। तो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैसे कैलकुलेट करना था, पहला क्वेश्चन दिया था निकेल Cl4 2-। तो देखो एक जो क्लोरीन है और एक जो साइनाइड है, साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और क्लोरीन आपका कैसा था, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड्स में क्या होगा वो देख लीजिए, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या होगा वो आप कर सकते हैं। तो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ठीक है। ये का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 2, निकेल का होता है 3D8 4s2 मतलब 2 निकाल दो तो 7 बचा। 7 कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहे, दो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहे, ठीक है। तो आपको पूछा कि कितने अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो आप इजीली बता सकते हो। तो इसका जो स्ट्रक्चर देख लो क्या है, टेट्राहेड्रल्स का स्ट्रक्चर है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया साइनाइड वाला। तो साइनाइड वाले में आपको क्या करना था पता है, साइनाइड वाले में ना अगर आपको ऐसा खाली दिखेगा ना तो उसको खींच के ना पेयरिंग करना होगा। क्या करना होगा, पेयरिंग करना होगा, और उसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। क्या बनेगा उसका स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इथेन नाइट्राइल इनटू इथेन और साइक्लोहेक्सेन टू एडिपिक एसिड। अब यहीं पे फंसा ये क्वेश्चंस, ठीक है। देखते क्या करते हैं एग्जामिनर इसके ऊपर। तो पहले वाले तो स्टीफन रिएक्शन के हिसाब से करना था, C ट्रिपल बॉन्ड एंड 2H, और ये लगाओगे आपको ये मिलेगा, और ये बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में। स्टीफन रिएक्शन था पहला जो क्वेश्चन दिया था आपको स्टीफन रिएक्शन के ऊपर था। दूसरा जो है आपको साइक्लोहेक्सेन दे दिया है, जबकि ये जो रिएक्शन होगा ना वो साइक्लोहेक्सीन से होगा। किससे होगा, ये साइक्लोहेक्सीन। आपको क्या दिया है, साइक्लोहेक्सेन, ANE दिया है, मतलब सारा सिंगल बॉन्ड करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एमिनोफोर और स्टेरोफोर को रिएक्शन कर पाए। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तभी ये ब्रेक डाउन करके एडिपिक एसिड बनाएगा। तो ये इसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अगर आपका नसीब सही हुआ तो इसमें आपको जो भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।